नमस्कार साथियों। चलिए आज एक ऐसे कानून की बात करते हैं जिसने भारत में पहली बार चुनावों की शुरुआत तो की, लेकिन वोट देने का हक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया। एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों को सरकार चलाने का एक मौका तो दिया, लेकिन असली ताकत की चाबी अपने ही पास रखी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इसी विरोधाभास से भरे कानून यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रयोग था। तो कहानी शुरू होती है इस एक वाक्य से। जरा सोचिए, पहला विश्व युद्ध चल रहा है और भारत में आजादी की मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक इसी माहौल में 20 अगस्त 1917 को भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में ये ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की बढ़ती हुई राजनीतिक इच्छाओं को एक तरह से संभालने का वादा था और इसी वादे ने आने वाले सुधारों की पूरी दिशा तय कर दी। तो इस वादे को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आई दो लोगों पर। पहले एडविन मॉन्टेग्यू, जो लंदन में बैठे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत में राष्ट्रवाद की लहर अपने चरम पर थी। तो इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो इस बढ़ती हुई चेतना को एक नियंत्रित दिशा दे सके। अब जरा यहां समय का फेर देखिए। वादा किया गया 1917 में, कानून बना 1919 में, लेकिन उसे पूरी तरह से जमीन पर उतरते उतरते 1921 आ गया। ये जो 4 साल का गैप है ना, ये दिखाता है कि ब्रिटिश राज की प्रशासनिक मशीनरी कितनी धीमी थी और कैसे एक बड़े वादे को हकीकत में बदलना एक वाकई में लंबा और मुश्किल सफर था। तो चलिए अब आते हैं इस अधिनियम के बिल्कुल दिल पर, यानी इसकी सबसे चर्चित और हां सबसे कंफ्यूजिंग विशेषता पर, द्वैध शासन, जिसे अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। ये प्रांतीय सरकार में सत्ता के बंटवारे का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो द्वैध शासन का सीधा साधा मतलब है दो लोगों का शासन। इस सिस्टम के तहत जो प्रांतीय सरकार के कामकाज थे, यानी जो विषय थे, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, जबकि दूसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास सुरक्षित रखा गया। और ये स्लाइड उस बंटवारे को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ थे हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार। ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन दूसरी तरफ थे आरक्षित विषय जैसे पुलिस, वित्त, न्याय और जमीन का राजस्व। ये सब गवर्नर के हाथ में थे और वो इसके लिए किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं था। ये कुछ ऐसा था कि आपको गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील तो दे दिया, लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर पे कंट्रोल गवर्नर का ही था। अच्छा, प्रांतों में तो ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, लेकिन केंद्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के लिए 2 सदनों वाली विधायिका यानी बाइकैमरलिज्म की नींव रखी गई। जी हां, आज जो हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं ना, उसका बीज इसी अधिनियम में बोया गया था। ये 2 सदन थे। पहला राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम अपर हाउस कह सकते हैं, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता था। और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउस था और 3 साल के लिए चुना जाता था। हालांकि ये एक नया ढांचा जरूर था, लेकिन यहां भी अंतिम शक्तियां वाइसराय के हाथों में ही थीं। चलिए अब एक और बहुत बड़े कदम की तरफ बढ़ते हैं, चुनाव। इस अधिनियम ने भारत में चुनाव की प्रक्रिया को एक नया ही आयाम दे दिया, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी छिपा था। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार भारत के लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव का अनुभव मिलने वाला था। इसका मतलब यह था कि अब कुछ भारतीय खुद जाकर अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डाल सकते थे। ये एक ऐसा अधिकार था जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये स्वशासन की ओर एक बहुत बड़ी छलांग थी। कम से कम प्रतीकात्मक रूप से तो थी ही। पर असली खेल यही था। चुनाव तो प्रत्यक्ष थे, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब था जिसमें एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, जो सरकार को अच्छा खासा टैक्स देते हो, या फिर जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री हो। नतीजा क्या हुआ? भारत की जो विशाल आबादी थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर ही रह गया।
इस अधिनियम का एक और पहलू था जिसने भारतीय राजनीति पर एक बहुत ही गहरा और स्थायी असर डाला, और वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या जिसे हम पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं, उसका विस्तार करना। ये एक ऐसा कदम था जिसने समाज में विभाजन की खाई को और भी गहरा कर दिया। देखिए, इसकी जड़ें 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में थी, जिसने ये व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों के लिए शुरू की थी। लेकिन 1919 के अधिनियम ने इस बांटो और राज करो की नीति को और भी आगे बढ़ाया। अब इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यहां तक कि यूरोपियों तक फैला दिया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि भारतीय समाज, जो एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसे राजनीतिक तौर पर कई अलग अलग खेमों में बांटने की कोशिश की गई। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी पीसीएस और बीईओ की तैयारी के लिए इन सभी अधिनियमों पर ऐसे ही विस्तृत हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6396624423 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अधिनियम की विरासत क्या रही। द्वैध शासन और चुनावों के अलावा भी इस अधिनियम ने कुछ ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं की जिनका भारत पर एक बहुत लंबा असर पड़ा। ये वो बदलाव थे जिन्होंने कहीं न कहीं भविष्य के भारत की प्रशासनिक नींव रखने में मदद की। इस अधिनियम के कुछ प्रभाव तो आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। आज जो यूपीएससी है, उसकी नींव यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में इसी कानून के तहत हुई थी। पहली बार प्रांतों को अपना बजट खुद बनाने का अधिकार मिला, जो वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में एक बड़ा कदम था। लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, और सबसे अहम बात, इसी कानून में यह लिख दिया गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। और यही वो वादा था जो सीधे साइमन कमीशन की तरफ ले गया। और देखिए, उसी समीक्षा के वादे ने साइमन कमीशन को जन्म दिया। हालांकि वादा तो 10 साल बाद का था, लेकिन ब्रिटेन में सरकार बदलने की आशंका और भारत में बढ़ते दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही, यानी 2 साल पहले ही, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बना दिया। इस एक कदम ने पूरे भारत में विरोध की आग लगा दी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नए चरण में पहुंचा दिया। चलिए परीक्षा के लिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? प्रांतों ने द्वैध शासन। पहली बार क्या हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव, भले ही सीमित थे। केंद्र में क्या बना? 2 सदनों वाली विधायिका। और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या 1919 का ये अधिनियम सच में भारत को स्वशासन की ओर ले जाने वाला एक ईमानदार कदम था, या फिर ये एक ऐसा चतुर प्रयोग था जिससे भारतीयों को सिर्फ सत्ता का एक एहसास देने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि असली शक्ति अंग्रेजों के हाथों में ही सुरक्षित रहे?